गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बेटा, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आप सब कोटा आ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बिल्कुल हाँ। आपको आपका पीसीआर रिपोर्ट चाहिए। हाँ, इस वीक में नहीं होगा ऑनलाइन डाउट सेशन। क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल बनेगा, उसके बाद फिर उसको बता देंगे आपको। एक बार आप जो अपनी वहां पर हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जब एनसीईआरटी पढ़नी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलो भाई देखो। तो लास्ट लेक्चर में भी जाते हुए मैंने आपसे कह दिया था कि चार्ल्स एल्टन नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने इकोसिस्टम की फूड चेन में आने वाले कुछ पैरामीटर्स, शब्दों पे ध्यान दे दीजिए, इकोसिस्टम की फूड चेन में आने वाले कुछ पैरामीटर्स जैसे नंबर, एनर्जी और बायोमास को लेकर, नंबर, एनर्जी और बायोमास को लेकर कुछ ग्राफ बनाए थे बेटा। नंबर, एनर्जी और बायोमास को लेकर कुछ ग्राफ बनाए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। उसी को आप इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से पुकारते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ग्राफ और पिरामिड ऐसे कैसे? अरे, जो ग्राफ बनाए जाते थे उनका शेप पिरामिडल हुआ हुआ करता था, और जब शेप पिरामिडल होगा तो उसे इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से ही पुकारा जाएगा। जैसे अगर हम नंबर की ही बात करें, तो मान लीजिए आपके सामने एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर सबसे नीचे की तरफ लिख दिया गया है प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, सबसे नीचे। फिर उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर पीसी। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर एससी और टॉप कंज्यूमर टीसी। ऐसे ऐसे लिख दिया है, पीपी, पीसी, एससी और टीसी लिख दिया गया है। और अब नंबर की ही बात करें, तो पीपी से टीसी पर या तो नंबर ज्यादा से कम होगा या फिर कम से ज्यादा होगा। कम से ज्यादा कहाँ होगा अभी मत सोचो, जो कह रहे हैं बस उसको सुनो। या तो ज्यादा से कम होगा या कम से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा से कम होगा
तो पीपी वाला पार्ट तो होगा ब्रॉड क्योंकि पीपी का नंबर ज्यादा है, और टीसी वाला पार्ट होगा नैरो। तो यहाँ पर ये जो ब्रॉड और फिर इस तरह से नैरो मतलब पिरामिडल शेप ही आ रहा है। अगर कम से ज्यादा होगा तो पीपी वाला पार्ट होगा नैरो और टीसी वाला पार्ट होगा ब्रॉड, फिर भी शेप पिरामिड का ही आ रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर इसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से पुकारते हैं क्योंकि यहाँ पर शेप पिरामिड का आता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर फूड चेन दी हुई है, लेकिन मैं आपको पहले कह देता हूं कि इन पिरामिड्स को आप एल्टोनियन पिरामिड भी कह रहे हैं। Graphical representation of ecological parameters like number, biomass and energy, इसको आप एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने बनाए थे। यहाँ एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, आज आपने किसी का नाम चार्ल्स एल्टन का नाम ले लिया है, और किसी का नाम लेके अगर हम पढ़ रहे हैं तो वही करना जो उन्होंने किया, वही करना जो चार्ल्स एल्टन ने किया, हमें बताया। अगर चार्ल्स एल्टन की कोई बात हमें अच्छी ना लगे, किसी बात को लेकर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कह देना वो चार्ल्स एल्टन की कमी है, वो उनकी गलती है। जैसे पहली बात तो हमें यही अच्छी नहीं लग रही कि चार्ल्स एल्टन ने फूड चेन लेकर पिरामिड्स तैयार किए हैं, फूड चेन लेकर पिरामिड तैयार किए हैं, जबकि हम तो पहले भी चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कि फूड चेन तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ऐसा है तो यहाँ पर पहली बात हमें लग गया कि हाँ इनकी गलती है, इनकी कमी है, लेकिन हमें करना तो वही है जो उन्होंने किया क्योंकि हमने किसी का नाम ले लिया। चलिए, एक तो फूड चेन आपके सामने यहाँ पर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रास है, जहां पर रैबिट है, जहां पर वुल्फ है, जहां पर लॉयन है, और वही T1, T2, T3, T4। जब नंबर की बात हो तो मान लीजिए नंबर यहाँ पर 1,00,000 ग्रास है, 100 रैबिट है, 10 वुल्फ है, 1 लॉयन है। किसी भी प्रकार से नंबर में 10% लॉ अप्लाई नहीं होता, नहीं होता। आप शुरू से देखो ना, नहीं होता। एनर्जी की बातें जब आती है तो एनर्जी में 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी, यहाँ पर 10% लो अप्लाई है। बायोमास की बातें जब आएगी तो बायोमास फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों होता है, लेकिन चार्ल्स एल्टन ड्राई वेट को ही लिया करते थे। तो क्वेश्चन आ रहा है, आंसर सभी बच्चों का मुझे सही मिलना चाहिए। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हुए कौन से पैरामीटर को नहीं लिया? नंबर, एनर्जी, फ्रेश वेट, ड्राई वेट। गजब, बहुत बढ़िया। फ्रेश वेट को उन्होंने यूज नहीं किया क्योंकि ये तो आप पहले से जानते हैं कि ड्राई वेट ज्यादा अच्छा है। अच्छा बच्चे, मुझे बताएंगे ड्राई वेट क्यों ज्यादा अच्छा है, क्यों एक्यूरेट है, क्या होता है ऐसा? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ बायोमास में मान लीजिए 120 किलो की घास आपके पास है, उसमें 80 किलो का रैबिट फीड कर रहा है। ये एक रैबिट नहीं है, मैंने कहा 80 किलो का रैबिट, ये एक नहीं है। आप समझ रहे हैं? पूरा T2 है, पूरा T2 है। 60 किलो का भेड़िया और 20 किलो का लॉयन, 20 किलो का लॉयन। ये वो 200 किलो का लॉयन है जो सूख के 20 किलो है। अरे समझ रहे हैं बेटा? वो 200 किलो का लॉइन जो सूख कर 20 किलो यहाँ पर है क्योंकि ड्राई वेट लिया है। अब जब आप पिरामिड्स बनाते हैं तो पिरामिड्स की शेप या तो ऐसी, पिरामिड की शेप या तो ऐसी। अगर पिरामिड इस तरह की शेप के आते हैं तो उसे आप अपराइट पिरामिड के नाम से पुकारते हैं, अपराइट कहते हैं। और अगर पिरामिड इस तरह की शेप के आते हैं
तो इसे इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से पुकारते हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड, चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड, पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा बेस पर ही रहेगा, हमेशा बेस पर ही रहेगा। यहां पीपी को बेस पर ही रखना है, पर ही रखना है, ये याद रख ले बेटा। यहां पर याद रखो कि ये नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे हमेशा, PPPCSCTC, PPPCSCTC, ये नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ये ध्यान रखें, चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और इसके बाद ये पीसी है, ये एससी है, ये टीसी है, ये पीसी है, ये एससी है, ये टीसी है, ये रहा T1 T2 T3 और ये रहा T4। तो ये मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड, वो तो बात तब डिसाइड होगी जब नंबर देख लेंगे, एनर्जी देख लेंगे, बायोमास देख लेंगे। चाहे अपराइट चाहे इन्वर्टेड, पीपी को तो नीचे ही रखना है, ये दिमाग में रखो बेटा। टीसी ऑलवेज ऑन टॉप, एग्जैक्टली बेटा, सबसे ऊपर ही रहेगा। ठीक, और अब चलिए तो फिर आपको बता देते हैं कि कहाँ अपराइट होगा, कहाँ इन्वर्टेड होगा। तो जल्दी से आप ही मुझे बता दो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन आपके सामने है, नंबर भी दिया है, एनर्जी भी दिया है, बायोमास भी दिया है। तो बताओ बेटा, बताओ, जल्दी से बताओ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर के पिरामिड अपराइट और इन्वर्टेड, बोलो बोलो बोलो। अपराइट, अपराइट, क्यों अपराइट भाई, क्यों अपराइट होगा? बहुत अच्छी बात, क्योंकि पीपी का नंबर सबसे ज्यादा है और टीसी का नंबर सबसे कम है, इसलिए नीचे वाला पार्ट ब्रॉड होगा और ऊपर वाला पार्ट नैरो होगा। एक बात एक बच्चा बार बार शायद बीच में पूछ रहा है कि साहब पीपी को नीचे ही क्यों रखते हैं? चार्ल्स एल्टन ने रखा है तो रखना पड़ेगा, कह दिया ना, आपसे किसी का नाम ले लिया है। जब उन्होंने ग्राफ इसी तरह से बनाए हैं कि पीपी को नीचे रखा है, टीसी को सबसे ऊपर रखा है, तो हमें भी यही करना है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा बताओ जी, बताओ फिर जल्दी से बताओ, एनर्जी का पिरामिड कैसा होगा, अपराइट या इन्वर्टेड? अपराइट, अपराइट, कौन इन्वर्टेड लिख रहा है ये बीच में? अपराइट। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? पीपी के पास है, और पीपी के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है और टीसी के पास सबसे कम एनर्जी, तो पीपी ब्रॉड हो गया ना भैया। तो फिर बताओ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, अपराइट या इन्वर्टेड? अपराइट, एग्जैक्टली अपराइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीपी में बहुत सारे आते हैं ना, क्या बहुत सारे आते हैं पीपी में? जो फूड चेन आपके सामने वो आना चाहिए आपके लिए। मैंने लिखा ग्रास है और आप ट्री को कंसिडर करोगे कि यहाँ पर? भाई ग्रास सामने लिखा हुआ है और आप जबरदस्ती ट्री को मानोगे क्या यहाँ पर कि पीपी में तो ट्री भी आता है, पीपी में तो फाइटोप्लैंक्टन भी आता है? अरे जो लिखा है वो तो सोच लो रे पहले। बायोमास टीसी का कैसे ज्यादा हो जाएगा? आपके सामने 120 किलो की घास है और 20 किलो का लॉइन है। अरे ट्रॉफिक लेवल बेसिस पे बायोमास देखा जाता है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं। और फिर वही बात, इंडिविजुअल की एनर्जी, इंडिविजुअल की एनर्जी से आपको क्या लेना देना है? आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे होती है कि ट्रॉफिक लेवल पे होती है?
एलिफेंट होगा तब देखेंगे ना, अभी फूड चेन में एलिफेंट है क्या हमारे सामने? बताओ मुझे। एलिफेंट वाली फूड चेन आएगी तो उस हिसाब से सोचेंगे जी कि क्या होना चाहिए। अभी फिलहाल तो नहीं है ना हमारे सामने जो पूछा है उसको बताओ। अभी ड्राई वेट इसलिए लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज नहीं होते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बता चुका हूं। और याद रखना, स्टडी यूनिट एरिया, यूनिट टाइम और ट्रॉफिक लेवल पे होती है, इंडिविजुअल पे नहीं, ये दिमाग में रख लेना। अब बात आगे बढ़ रही है और एक एक पिरामिड को ध्यान से देखते चलेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर आपके सामने, और सबसे पहले उसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन आपके सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं बेटा कि ग्रास है, रैबिट है, वुल्फ है, लॉइन है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, 1 लाख घास, 100 रैबिट, 10 भेड़िए और 1 लाइन। और ये रहा आपके सामने यहाँ पर पिरामिड, अपराइट पिरामिड, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 लाख ग्रास, ये एरो मत मानना, ये एरो ऐसे ही है, 100 रैबिट है, 10 वुल्फ है, 1 लाइन है बेटा। और ये रहा पीपी, पीसी, एससी, टीसी। पीपी को बेस पे रखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। इसी को आपके एनसीईआरटी कुछ इस तरह से बनाती है। आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको फॉर्म कर दिया, 1 लाख ग्रास, 100 रैबिट, ये 10 वुल्फ, 1 लायन, ऐसे बना दिया है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीजें सही है। यहाँ पर ये भी आप अपराइट ही कह रहे हैं और ये भी यहाँ पर अपराइट ही है, दोनों बातें सच है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब एनसीईआरटी इसको बना रही है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हम इसको फेवर करेंगे। यहाँ पर आप हर एक ट्रॉफिक लेवल को इंडिविजुअल बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर कहो कि यार 100 से 110 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा देना यार। अच्छा 10 से 8 ही रह गया, थोड़ा कम कर दो भाई, कम कर दो थोड़ा सा। समझ रहे हैं मेरी ये बात? यहाँ पर हर एक को हम बैलेंस कर सकते हैं। और पता है ये जो हर एक ये ब्लॉक बनते हैं ना, इसको बार के नाम से पुकारते हैं, BAR, बार, बार कहते हैं इसको। यहाँ पर ईच बार, ये बार, ये बार, ये बार के नाम से पुकारा जाएगा। मैंने यहाँ आपको लिखा है कि 1 लाख घास पे एक टॉप कार्निवोर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इस बात को लेकर आप बच्चे सीरियस ना हो, लेकिन हाँ, इस बात को लेकर जरूर सीरियस हो जाना, इस बात को लेकर जरूर सीरियस हो जाना कि ग्रास सबसे ज्यादा ही होगी और टॉप कार्निवोर सबसे कम ही होगा। इस बात को लेकर जरूर आप सीरियस हो जाएं, ये ध्यान रखेंगे बेटा कि ग्रास सबसे ज्यादा ही होगी और टॉप टॉप कार्निवोर सबसे कम ही होगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके एनसीईआरटी लिख रही है कि 6 मिलियन ग्रास पर केवल 3 टॉप कार्निवोर रह सकते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 6 मिलियन ग्रास पर कितने टॉप कार्निवोर है, तो आपका आंसर होगा 3। फिर वो मत कहना कि इसकी क्या कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, एनसीईआरटी बुक है। ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड लाइन, ये पहला पिरामिड आपके सामने यहाँ पर है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। only three top carnivore are supported in an ecosystem based on production of nearly 6 million plants. तो 6 मिलियन प्लांट पर 3 टॉप कार्निवोर रह सकते हैं, ऐसा आपके एनसीईआरटी एक स्टेबल इकोसिस्टम के लिए है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ, 6 मिलियन प्लांट पे 3 टॉप कार्निवोर है, क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये फूड चेन है, ये वेब नहीं है, तो तीनों अलग अलग नहीं होंगे, लॉयन है तो लॉयन होगा, टाइगर है तो टाइगर ही होगा, ये याद रखेंगे, तीनों अलग अलग नहीं होंगे बेटा। यहाँ पर हाँ, 3 अलग अलग इंडिविजुअल तो होंगे, लेकिन 3 अलग अलग जैसे लॉयन टाइगर ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉयन है तो लॉयन ही होगा, टाइगर है तो टाइगर ही होगा, क्योंकि फूड चेन है रे बेटा, फूड चेन, वेब नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये
आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ये पहला पिरामिड आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 248 पर आपको दे रही है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आपको बार की इस वाली विड्थ पे ध्यान रखना है कि ये कितना ब्रॉड है, कितना नैरो है। इस पे दिमाग नहीं लगाना, इस वाली पर दिमाग नहीं लगाना, इस पे दिमाग लगाओ बस। ये कितना ब्रॉड कितना नैरो, कितना ब्रॉड कितना नैरो। समझ पा रहे हैं कि आप मेरी बात को? ठीक, चलिए जी। ट्री इकोसिस्टम पे आ जाइए। एक एक ट्री, हमेशा जब भी ट्री इकोसिस्टम का नाम आता है, ट्री इकोसिस्टम लिखा जाता है, नंबर एक ही होगा, एक। अगर एक से ज्यादा ट्री है तो टर्म फॉरेस्ट यूज होती है, एक से ज्यादा ट्री होगा तो टर्म फॉरेस्ट यूज होगा। आपको ट्री लिखा है ना, तो ट्री एक ही लिखना है। तो यहाँ पर ये रहा ट्री, उस पे बर्ड्स है और पैरासाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्री आपके पास, उस पर 100 बर्ड बैठी हुई है, हर एक पे 10 तो 1000 पैरासाइट लगे हुए हैं। 1000 पैरासाइट। बताओ रे बताओ, जल्दी से बताओ, अपराइट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड क्यों हो रहा है इन्वर्टेड? क्योंकि पीपी सबसे कम। समझ पा रहे बेटा आप? और अगर ऐसा है, क्योंकि पीपी को तो हमेशा नीचे से ऊपर ही ले जाना है ना, पीपी पीसी एससी ऐसे ऊपर ही ले जाना है हमेशा। तो यहाँ पर ये पीपी सबसे कम हो गया, फिर पीसी, फिर टीसी, सॉरी एससी। ये यहाँ पर इस तरह से T1 T2 T3 ये यहाँ पर आएगा और इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक, यहाँ ट्री के ऊपर ये वाली फूड चेन पैरासिटिक फूड चेन है, ये ध्यान रख लें। क्योंकि बर्ड अगर ट्री पर सीड ना खाकर, फ्लावर सीड ना खाकर अगर कुछ और खाती है तो एज अ पैरासाइट बिहेव करती है, एज अ पैरासाइट बिहेव करती है। वो यहाँ पर फ्लावर और सीड ना खाकर अगर कुछ और खाती है तो एज अ पैरासाइट बिहेव करती है, एज अ पैरासाइट। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। और बर्ड के ऊपर पैरासाइट तो लगे ही हुए हैं, ये तो देख ही पा रहे हैं आप। तो ये पैरासिटिक फूड चेन है। और याद रखना कि पैरासिटिक फूड चेन जहां कहीं भी होगी, नंबर पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड होंगे। ऑलवेज कह दिया ना, बस कह दिया। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ भी वो आएगा। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो आपको पता है ना। अब ये लो, यहाँ भी 1000 आएगा। चंगा पुत्र, अब आगे बढ़ो। वो आगे एनर्जी पिरामिड आएगा जब देख लेंगे सलोनी हम। अभी फिलहाल जो चल रहा है उस पे बात करो, क्योंकि मैं एनर्जी पिरामिड की बातें यहाँ करूंगा, बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल, सारी पैरासिटिक फूड चेन की नंबर पिरामिड इन्वर्टेड होगा। ठीक, आगे बढ़ो जी। एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आ जाइए। एक्वेटिक इकोसिस्टम पे जब आएंगे तो फूड चेन फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज, और ओशियन में है तो शार्क। और यहाँ तो सीधा सीधा अपराइट दिख ही रहा है कि 6 लाख फाइटोप्लैंक्टन है। उनपे 30,000 जू प्लैंक्टन है, 3,000 छोटी और 3 बड़ी है। बड़ी बहुत बड़ी मछली है, शार्क है भाई, अपराइट। और यहाँ पर सीधा सीधा ये अपराइट पिरामिड तैयार हो रहा है और यहाँ पर ये इनवर्टेड बन रहा है। आपने अभी अभी देखा। एक्वेटिक इकोसिस्टम, पहले मुझे बताओ इस तरह से पिरामिड बनाना आ गया अब आपको? किस तरह से बनाया जाता है पिरामिड? अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, आपको डिसाइड कर सकते हैं ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल टॉपिक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये दोबारा फिर यहाँ पर आ गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा करके बता दिया गया है। यहाँ पर ये 3000 की जगह 4000 कर दिए छोटी मछली, कोई बात नहीं, नंबर वेरी कर गया थोड़ा सा। आ जाओ जी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आ जाओ। अब है बात, बिल्कुल ये सारे नंबर के पिरामिड चल रहे हैं, सारे नंबर के।
अब देखें जी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखें, और अब वो बातें होंगी जो एग्जाम में पूछी गई। तो आप पहले ध्यान दीजिए, इधर देखिए बेटा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको फूड चेन दे दिया गया है, जहां पर पीपी है, पीसी है, एससी है, टीसी है, ये T1, T2, T3 और ये रहा T4 दे दिया गया है आपको। और अब क्योंकि फॉरेस्ट लिखा है, फॉरेस्ट टर्म यूज हुआ है, तो ट्रीज के नंबर इनफैक्ट ज्यादा है ही, लेकिन श्रब्स और हर्ब्स सब आपके प्रोड्यूसर वहां हैं। और फॉरेस्ट लिख देने से सारे प्रोड्यूसर पे चलने वाली फूड चेन अगर देखेंगे तो प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा ही होगा और पिरामिड अपराइट आएगा। AIPMT 2010 ऐसा ही हुआ। वहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपसे पूछा और पिरामिड अपराइट आपका आंसर हुआ। राइट राइट राइट, ये मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट, अगर टर्म ऐसी यूज कर दी, केवल फॉरेस्ट लिखा या ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट लिखा, ट्री डोमिनेटिंग लिखने का मतलब है ट्रीज पे चलने वाली फूड चेन। और जब ट्रीज की फूड चेन आती है तो वो पैरासिटिक फूड चेन आती है। अभी अभी आपने पढ़ा था ट्री के अंदर पैरासिटिक फूड चेन यहाँ पर। और अगर ऐसा है कि पैरासिटिक फूड चेन आ गई ट्री डोमिनेटेड के अंदर, तो उस केस में यहाँ पर मान लीजिए 100 ट्री है। अब आप कहें कि सर ट्री होता है तो एक होता है, आप 100 क्यों लिख रहे हो? अरे मैं फॉरेस्ट वाले ट्रीज लिख रहा हूँ, फॉरेस्ट टर्म यूज हो रही ना बेटा यहाँ पर। फॉरेस्ट 100 ट्री है, उस पर 10,000 बर्ड बैठी है और 10 लाख पैरासाइट लगे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो ये इन्वर्टेड यहाँ पर आ रहा है। तो बताओ, क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन्वर्टेड हो सकता है? हाँ, जब ट्री डोमिनेटिंग होगा। एग्री बेटा? बात आती है AIPMT 2012 की। यहां पर मामला भारी हो गया था, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एब्सेंट इन, और आपके ऑप्शंस हैं पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ये आपके ऑप्शंस हैं। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा था तो आपने देखा कि यार एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसपे इन्वर्टेड हो, क्योंकि पॉन्ड और लेक में तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो तो नंबर में ज्यादा ही होंगे। एक भी ऐसा नहीं है, तो आंसर तो एक भी नहीं है। सीधी बात है, आंसर तो एक भी नहीं है, लेकिन किसी एक को तो चुनना पड़ेगा, किसी एक ऑप्शन को तो लेना पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पर वेटेज दिया कि यार फॉरेस्ट में ट्री डोमिनेटेड होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर ऐसा है तो वेटेज देकर आंसर फॉरेस्ट किया है बेटा, ये ध्यान रखें। क्या सभी बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ गई? अगर नन दिया होता तो आंसर हो जाता, लेकिन अभी तो चार में से एक को चुनना है ना बेटा आपको, तो आपको फॉरेस्ट चुनना पड़ेगा। चलिए जी, ये बातें बच्चे बाद में चल के पूछते हैं, ये दोनों दोनों क्वेश्चन बाद में चल के पूछते हैं, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान रख ले बेटे। यहां पर AIPMT 2010 क्वेश्चन नंबर 52, which of the following representation shows the pyramid of number in a forest ecosystem? तो आपका आंसर यहां पर ये रहा, सेकंड बी। और अब आती है बात AIPMT 2012
Question number 86. The upright pyramid of number is absent in. लेक है, पॉन्ड है, ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है। तो ये फॉरेस्ट आपका आंसर। गजब, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, एक फूड चेन आपके सामने है, पिरामिड आप बनाएंगे। फूड चेन, ये एनसीईआरटी की लाइन आपको दी गई है। इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, मतलब ट्री के ऊपर इंसेक्ट, ट्री के ऊपर इंसेक्ट। फिर उसके बाद लिखा नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट। स्मॉल बर्ड, इंसेक्टिवोरस बर्ड जो इंसेक्ट को खाती है। फिर उसके आगे लिखा एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्ज बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। ये लार्ज बर्ड। पिरामिड कैसा होगा जी यहाँ पर, अपराइट, इन्वर्टेड या क्या? पिरामिड का शेप कुछ नया यहाँ आएगा। पिरामिड का शेप कुछ नया आएगा, स्पिंडल शेप के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ट्री आपके पास है, उस पर 500 इंसेक्ट, मान लीजिए 10 छोटी और 2 बड़ी बर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 500 इंसेक्ट पर ये रहा वन ट्री पे 500 इंसेक्ट और 10 और फिर 2। एस्टिमेट का मतलब मान लीजिए ऐसा हो रहा है। एस्टिमेट का मतलब ये है तनिषा कि यहाँ पर 10 जो आपने माना ना, एस्टिमेट किया कि इतनी 10 छोटी बर्ड हो सकती है, वो बाद की बातें हैं गौरव। अभी जो सामने है उसके बारे में बात करो। जब आपको ट्री लिख दिया गया है, इफ वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग अ ऑन अ बिग ट्री, तो एक ही है यार। हाँ कुणाल, डाउट पूछो बेटा। बिल्कुल आर्यवीर, बिल्कुल सही कहा है आपने, ये जीएफसी और पीएफसी का मिक्स है। आइडेंटिफाई आप करो ना, बनाओ पिरामिड। आपको एक ट्री है, उस पे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का नंबर ट्री से कम होगा कि ज्यादा होगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना यार। क्या इंसेक्ट तो छोटे होते हैं, नंबर ज्यादा होगा। फिर उनपे बर्ड फीड कर रही है, फिर उनपे बड़ी बर्ड फीड कर रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई डेटा गिवन नहीं है आपको, आपको सिंपल लिखा गया है, डेटा आपको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक नया शेप आपको मिल रहा है, जिसे आप स्पिंडल शेप के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर 500 इंसेक्ट है, 1 ट्री है, इस तरह से हो रहा है। 1 ट्री है, 500 इंसेक्ट है, 10 छोटी और 2 बड़ी। एक नया ही शेप आ गया। जब ये बातें आपके एनसीईआरटी लिखती है, अब शब्दों पे ध्यान दीजिए। जब ये बातें आपके एनसीईआरटी बुक लिखती है, तो एनसीईआरटी ने कह दिया कि ये उस जनरलाइजेशन का एक्सेप्शन है। जनरलाइजेशन मतलब कि चार्ल्स एल्टन की बात। चार्ल्स एल्टन कहा करते थे कि पिरामिड का शेप या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, यही कहते थे चार्ल्स एल्टन। लेकिन हमने कहा कि शेप नया भी हो सकता है, स्पिंडल शेप हमने ये बनाया। लेकिन बेटा याद रखो, चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे और हम भी सही हैं। आप कहें कि सर ये कौन सी बात हुई कि चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे और हम भी सही हैं? अरे बेटा याद रखिए, चार्ल्स एल्टन एक बार में एक तरह की फूड चेन लिया करते थे, या तो प्रीडेटरी मतलब जीएफसी, या फिर पैरासिटिक पीएफसी। जब जीएफसी होता तो अपराइट, और जब पीएफसी है तो इन्वर्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्री पर इंसेक्ट, ट्री पर इंसेक्ट, ट्री पर इंसेक्ट पैरासाइट है,
और जब ट्री पर इंसेक्ट पैरासाइट है यहां से यहां तक, ये पैरासाइट है, तो उस केस में यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वर्टेड पिरामिड आ रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड। ये देखो, ये नीचे वाला पिरामिड देखो भैया, ट्री और उसके ऊपर इंसेक्ट, अपराइट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड। लेकिन आप आगे की तरफ चलते हैं, इंसेक्ट पर स्मॉल और लार्ज बर्ड, ये अपराइट हो जाएगा क्योंकि ये जीएफसी मतलब प्रेडेटरी फूड चेन आ गई है, तो ये ऊपर की तरफ अपराइट हो रहा है। तो अपराइट और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड अपराइट, इन्वर्टेड अपराइट दोनों को मिला के स्पिंडल शेप आ रहा है। कोई दिक्कत? चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे, हम भी सही है। चार्ल्स एल्टन कहा करते थे कि पिरामिड्स केवल अपराइट या इन्वर्टेड होगा, लेकिन हमने कहा कि शेप नया भी हो सकता है, और ये आपके एनसीईआरटी यहां पर लिख रही है आपको। ये देखो बेटा, देर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। ये कौन से जनरलाइजेशन की बात हो रही है? चार्ल्स एल्टन की बात। If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid? कौन सा मिलेगा? अगर ट्री पर इंसेक्ट है तो पिरामिड बताओ, पहला पिरामिड कौन सा होगा? इन्वर्टेड। अरे वाह रे वाह, गजब, बहुत बढ़िया। लेकिन अब उसमें ऐड करो, now add an estimate of the number of small bird depending on the insect and also the number of larger eating the smaller। अब ओवरऑल शेप क्या हो जाएगा? ओवरऑल शेप क्या हो जाएगा? स्पिंडल। ये बात, स्पिंडल हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास। नंबर वाले पिरामिड सबको क्लियर है अच्छे से? हाँ भव्या, पूछे बेटा, डाउट पूछो, क्या लिखना चाह रहे हैं भव्या? पहला इन्वर्टेड ही क्यों है मतलब? जब मैं एक ट्री पर 500 इंसेक्ट बिठा देता हूं तो इंसेक्ट का नंबर ज्यादा है, ट्री का नंबर कम है, तो ये शेप कौन सा है? बोलो भव्या। 500 तो इंसेक्ट है और एक ट्री है, ये शेप कौन सा है बेटा? इन्वर्टेड ही तो है। फिर क्यों है मतलब क्या है इन्वर्टेड? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम एक ट्री पर आधे इंसेक्ट बिठाएं, ऐसा? बेटा इंसेक्ट तो छोटे हैं, उनका नंबर ज्यादा होगा। ठीक, अब आगे बढ़े। हाँ प्राची, आपका क्या डाउट है, दोबारा मुझे बताओ। 5 पॉइंट में टीसी क्यों नहीं है? 5 पॉइंट में टीसी क्यों नहीं है? बेटा पैरासाइट को आगे कोई खाने वाला नहीं है तो टीसी नहीं है। फूड चेन तो 2 ट्रॉफिक लेवल की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। ग्रासलैंड में इंसेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ग्रासलैंड में इंसेक्ट वाली फूड चेन नहीं। जब ग्रासलैंड की बातें आती है तो रैबिट वाली फूड चेन बनती है। आप स्पेशल एग्जामिनर हमें ग्रास इंसेक्ट वाली फूड चेन बना के देगा तो उस हिसाब से सोचेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पिरामिड का, चलो करके बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 करो भैया सही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करें आप।
अब इस क्वेश्चन से आपकी क्षमता का पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों का आंसर 3 आ रहा है, मैक्सिमम का, सबका नहीं हो बोल सकता मैं, क्योंकि किसी ने 1 भी लिखा है और किसी ने 2 भी लिखा है। चलिए समझते हैं। आपके सामने गिवन बिलो एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर क्वेश्चन दिया है। व्हाट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल्स। आप देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, क्या हो रहा है यहाँ। एक पिरामिड आपके सामने जिसमें कि पीपी पीसी एससी टीसी बना है। आपको यहाँ पर 1 दिया है पीपी। अब 1 क्या है पता नहीं क्या है यार, हमें क्या पता, अभी तो देख रहे हैं नंबर 1। 500 उस पे ये है, 50 ये है, 10 ये है लिखा है। तो अब यहाँ पर 1 क्या हो सकता है। 500 यहाँ पीसी का नंबर लिख दिया, तो 1 क्या हो सकता है। क्या 1 फाइटोप्लैंक्टन होगा जिसपे 500 जू प्लैंक्टन फीड करते हो ही नहीं सकता। तो क्या 1 ग्रास होगा बेटा, ग्रास जिसपे 500 फीड कर रहे हो रैबिट, हो ही नहीं सकता। तो 1 क्या हो सकता है, ट्री। ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, और ये तो आपकी एफिशिएंसी है। फिर आप क्या करोगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो। अब आगे आगे आ रहा है, अभी पढ़ रहे हैं बेटा, सारे ऑप्शन भी पढ़ूंगा मैं, सारे ऑप्शन भी पढ़ूंगा मैं अभी। अब चलो, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लेवल 1 पीपी इज पीपल ट्री, मान लिया साहब पीपी पीपल ट्री है, बहुत बढ़िया। और आगे लिखा एस सी शीप, एस सी, बताओ जल्दी बताओ, एस सी हर्बीओर होता है कि कार्निवोर होता है। कार्निवोर होता है। तो क्या भेड़ शीप्स कार्निवोर होती है। तो पहला ऑप्शन तो गया। ठीक, अब आगे चले, दूसरे पे चले। पीसी रेट मतलब 500 चूहे हैं और एससी केट 50 बिल्लियां हैं। ये मामला सही लग रहा है कि 500 चूहों को 50 बिल्लियां खा सकती है, चलेगा। लेकिन फिर 1 क्या है। क्या 500 चूहे एक सीड को खा रहे हैं। क्या 500 चूहे ट्री पर रहते हैं, चूहे ट्री पर रहते हैं। सुन के कैसा लगा, चूहे ट्री पर रहते हैं, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ऑप्शन बी यहां पर गया। लेकिन अब थर्ड पे आ जाओ, पीसी इज इंसेक्ट एंड एससी इज स्मॉल इंसेक्टिवरस बर्ड। एक ट्री पर 500 इंसेक्ट और ये स्मॉल इंसेक्टिवरस बर्ड, मामला सही है यार, अब ये भी पढ़ा है हमने। पीपी फाइटोप्लैंक्टन, ये तो हम पहले मना कर चुके हैं कि और एक फाइटोप्लैंक्टन। तो इस तरह से बेटा आपको ये बहुत सिंपल बातें हैं, चीजों को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स ना करो बेटा, बहुत सिंपल है, बस आराम से अपने आप से बात करते हुए चलो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अपने आप को पहचानो रे बेटा, आप बहुत सही कर सकते हो चीजों को, आप अपने आप में बहुत यूनिक हो रहे बेटा। चलिए, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास क्वेश्चन आएंगे मनीष, आगे भी आएंगे बेटा, अभी बायोमास के आएंगे और भी आएंगे बहुत सारी चीजें। हम क्वेश्चन ही करवाते रहेंगे तो टाइम चला जाएगा हमारा, फिर सिलेबस की दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें 12 तक कंप्लीट करना है ना इको अपनी। अब पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर यहाँ पर वो फिर अब ये दिमाग मत लगाओ, फोर्थ ऑप्शन में ज्यादा होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता, वो घर पे आप सोचो यार, ज्यादा होता तो सही हो जाता, फाइटोप्लैंक्टन को भी मैं रख पाता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपके सामने था उसके चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए ना, ठीक है। तो वो फिजिक्स वाला दिमाग इधर मत लाओ, ये बायोलॉजी है। फिजिक्स में ये फॉर्मूला में ये कर देता तो क्या हो जाता, इसको बॉल को इधर से इधर फेंक देता तो क्या हो जाता, वो बातें वहां है। चलिए जी, अब आपके सामने बायोमास में ग्रासलैंड की फूड चेन यहाँ पर है, और वे रहा ग्रास T1 रैबिट T,
2, वुल्फ टी 3, लायन टी 4, और यहाँ पर वही 120 kg, 80 kg, 60 kg, 20 kg, अपराइट अपराइट। ग्रासलैंड के सारे ही पिरामिड अपराइट आ रहे हैं, क्योंकि नंबर अपराइट, बायोमास अपराइट और एनर्जी तो अपराइट होगा ही। ट्री इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पर ट्री, बर्ड और पैरासाइट आपके सामने है। ट्री T1, बर्ड T2, ये T3 यहाँ है बेटा। ट्री, बर्ड और पैरासाइट में सबसे बड़ी साइज किसकी है? ट्री की। सबसे ज्यादा बायोमास होगा 100 kg, 100 किलो का ट्री है। उसके ऊपर 10 किलो की चिड़िया बैठी है। एक चिड़िया के लिए बोला क्या मैंने 10 किलो? एक चिड़िया के लिए बोला क्या? नहीं, पूरी जितनी भी है सबको मिला के। वैसे 10 किलो ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और इन 10 किलो की चिड़िया पर एक पाउ पैरासाइट लगे हुए हैं। एक पाउ, पाउ जानते हो बेटा? एक पाउ पैरासाइट यहाँ पर है, बिल्कुल 250 ग्राम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वैसे तो एक पाव बहुत ज्यादा हो गया पैरासाइट को लेकर, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक पाव हो जाए। और यहाँ पर अपराइट होगा कि इन्वर्टेड होगा, जरा बता दो भाई जल्दी से मुझे। तो क्वेश्चन आ रहा है, आंसर सोच समझ के देना है। ट्री इकोसिस्टम, नंबर पिरामिड, अपराइट और इन्वर्टेड। मैंने नंबर पूछा है, इन्वर्टेड होगा। ट्री इकोसिस्टम, बायोमास पिरामिड, ट्री इकोसिस्टम, बायोमास पिरामिड, अपराइट। नंबर पिरामिड आएगा तो एक ट्री, 100 बर्ड, 1000 पैरासाइट वाली फूड चेन आएगी। और बायोमास पूछेंगे तो ये वाली आएगी। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाइए भाई, अब है मामला, अब है मामला समझने वाला। एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले लिए चलते हैं आपको ओशियंस में। फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज। ओशियन है तो लार्ज, बहुत लार्ज, बहुत लार्ज शार्क। और अब यहाँ पर मान लीजिए 10 किलो के फाइटोप्लैंक्टन, 20 किलो के जूप्लैंक्टन। अरे फाइटोप्लैंक्टन के नंबर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन बायोमास स्पेशली ड्राई वेट बहुत कम, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं, और टोटल वजन का मैक्सिमम पानी है। अगर ऐसा है तो ड्राई वेट बहुत कम आएगा। छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक, टोटल वजन का मैक्सिमम पानी है, ड्राई वेट बहुत कम आता है फाइटोप्लैंक्टन का। और आगे की तरफ चले तो 20 kg, 60 kg, 100 kg। ओहो, आगे की तरफ तो यहाँ पर बायोमास बढ़ता ही जा रहा है। आगे की तरफ बायोमास बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मन में आ गया जी मेरे, प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूमर से कम। ओहो हो, प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूमर से कम, फिर सर्वाइवल कैसे होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा अच्छा, ऐसे ऐसे लिखो बेटा। आप नंबर ज्यादा होगा ये तो बहुत बढ़िया लिख रहे हो, लेकिन ऐसे लिखो तो और मजा आएगा। रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन पावर ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? इसलिए सर्वाइवल हो रहा है। आपके एनसीईआरटी भी लिख रही है। एनसीईआरटी की लाइन ये रही, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। जनरली
जनरली क्यों लिखा? ये कभी कभी अपराइट भी हो सकता है, but in case of water bloom may be upright. What is water bloom? क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, शायद वो नर्चर पढ़ के नहीं आया है। Bloom, excess growth of algae, excess growth of plants. जब सरफेस पर, वाटर सरफेस पे गजब की एल्गीज ग्रो कर जाती है तो कहते हैं ब्लूम आ गया। और नीचे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, पानी में नीचे की तरफ ऑक्सीजन कम, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो एनिमल जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? मर जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। और जब एनिमल मर जाएंगे और प्लांट बढ़ रहे हैं तो अपराइट होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो इन केस ऑफ ब्लूम it may be upright, but generally it is inverted. जनरली ये इन्वर्टेड होगा। ओशन में तो वाटर ब्लूम होता ही नहीं, ऐसा भव्या ने लिखा। तो डाइनोफ्लेजिलेट के लिए कुछ पढ़ा क्या आपने ऐसा? ये ओशन में वाटर ब्लूम नहीं होता, ऐसा पढ़ा क्या? फिर बेटा ऐसे क्या करते हो रे? रेड टाइड नहीं पढ़े क्या आप लोगों? ठीक, अब यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड्स आपको मिल रहे हैं 10 kg, 20 kg, 60 kg, 100 kg। कौन सी लाइन तनिषा दोबारा लिखें? ये वाली, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ऐसा? ये वाली समझ में नहीं आई लाइन? क्यों बेटा? आप देख रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जूप्लैंक्टन और स्मॉल और लार्ज से कम होता है, तो पिरामिड जनरली इन्वर्टेड आते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वाटर ब्लूम, जब ब्लूम आ जाते हैं तो एल्गीज की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही हो जाती है। नीचे ऑक्सीजन कम होने से एनिमल मर जाते हैं, तो एनिमल कम होंगे, एल्गी बढ़ेगी तो ये अपराइट हो जाएगा। इसलिए जनरली लिखा, ऑलवेज नहीं लिख सकते इसको। हाँ, ये केवल एक्वाटिक के लिए है भाई। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी लिखा ना बेटा, सी लिख दिया ना। अब आ जाओ भाई, झील में चलेंगे अब हम। तनिषा बात समझ में आ गई बेटा आपको? चलो जी चलो, फिर झील में चलते हैं। ओशियन से झील में आएंगे, कुछ नया होने वाला है यहाँ पर। फूड चेन देखेंगे आप, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज। लेकिन बेटा झील है, लार्ज फिश क्या शार्क जितनी लार्ज होगी, पहले बताओ जी? नहीं। ठीक, अब देखो, 5 किलो के फाइटोप्लैंक्टन है, उनपे 10 किलो के जूप्लैंक्टन है। अब आगे के बातें हम करें उसके पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए 100 छोटी छोटी, ये नंबर लिख रहा हूं मैं, बायोमास नहीं, 100 छोटी छोटी मछलियां यहाँ पर है, 100। और इन 100 छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछली कितनी होनी चाहिए? 1, 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए 100 हर एक आधा किलो की है बायोमास ड्राई वेट, तो इस आधा किलो वाली को खाने के लिए बड़ी वाली कितने किलो की होगी? बड़ी वाली है, लेकिन शार्क जितनी बड़ी नहीं है, ये हमें पहले ही दिमाग में रखना है। तो हमने इसको यहाँ मैक्सिमम, वैसे तो 5 किलो ही बहुत था, लेकिन 10 किलो मैक्सिमम मान लिया।
अगर ऐसा है तो ये तो हुआ 30 और ये हुआ 50। ये कुछ कैलकुलेशन लिखी मैंने आपको समझाने के लिए। ये बातें पहुंच रही है बच्चों तक? भाई झील में बस एक ही बात आपको समझाई जाती है। झील में बस ये बताया जाता है कि बेटा यहाँ पर बड़ी मछली है लेकिन शार्क जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बड़ी मछली का बायोमास छोटी से कम हो जाता है, ये बोला जाता है आपको यार। बड़ी मछली का बायोमास छोटी से कम हो जाता है, ये बोला जाता है, क्योंकि बड़ी है लेकिन शार्क जितनी बड़ी नहीं है। ठीक। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक नया शेप आपको मिल रहा है। आपके सामने ये 4 ट्रॉफिक लेवल है, T2 T1 है, T2 है, T3 है और ये T4 है। और यहाँ पर 5 किलो के तो फाइटोप्लैंक्टन है, 10 किलो के जू प्लैंक्टन है, 50 किलो की छोटी और 30 किलो की बड़ी। हाँ बिल्कुल नवी। नवी ने लिखा है कि सर नेचर में तो किसी भी शेप का पिरामिड हो सकता है, फूड चेन्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग फूड चेन पे। लेकिन जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाए, आपको नॉर्मल फूड चेन्स लेनी है जो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उन फूड चेन्स को आपको फॉलो करना है। एग्जामिनर भी यही आपसे पूछेगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं सर ये आपने नहीं पढ़ाया, तो मेरे सामने लेके आओ जी, क्या दिक्कत है। अभी जितने पैटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं, जितनी फूड चेन्स आ रही है, वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ये ध्यान रखो। हाँ, यहाँ पर ये स्पिंडल शेप आ गया, नया शेप आ गया। हाँ, टाइम के साथ पिरामिड की शेप बदल सकती है, लेकिन अब ध्यान दो, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए बेटा। लेक में पिरामिड, बायोमास का पिरामिड स्पिंडल शेप होगा, ये पहली प्रायोरिटी है। लेकिन स्पिंडल शेप ऑप्शन में ना मिले तो इन्वर्टेड कर देंगे। स्पिंडल ना मिले तो इन्वर्टेड। प्रिया वो नंबर पिरामिड के लिए था, ये बायोमास के लिए। शेप अलग नहीं थी, वहां भी शेप कुछ ऐसी ही जा रही थी लगभग। इसका शेप इस तरह से इमेजिन करेंगे आप, ये है, ये है। क्वेश्चन आ रहा है, चलो आंसर करना आप। क्वेश्चन आ रहा है भाई। लेक में बायोमास का पिरामिड होता है, पहला ऑप्शन इन्वर्टेड, दूसरा स्पिंडल, तीसरा बोथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो जिन बच्चों ने बोथ लिखा है, मैं उन बच्चों को याद दिला दूं कि मैंने कहा था कि अगर ऑप्शन में स्पिंडल है तो प्रायोरिटी उसी पे देना है। काय का बोथ रे यार, जब स्पिंडल ऑप्शन में है तो आंसर करो ना आप। बात तब आती है जब स्पिंडल ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर आप उसे इन्वर्टेड करके आए। अब यहां पर
वैसे तो 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है, लेकिन आपके एक बार क्वेश्चन आया था जिसपे 3 ट्रॉफिक लेवल थी, तो ये रही 3 ट्रॉफिक लेवल के साथ, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज फिश यहाँ पर। इससे एक बात और समझ में आई हमें, बेटा आप ध्यान से देखना, एक बात और समझ में आ गई कि यार स्मॉल फिशेस इस तरह की है जो कि जूप्लैंक्टन को भी खाती है और फाइटोप्लैंक्टन को भी खाती है। इसका मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपने स्पैरो को पढ़ा जो सीड भी खाती है, इंसेक्ट भी खाती है। उसी तरह से यहाँ पर स्मॉल फिश है जो फाइटोप्लैंक्टन को भी खाती है और जूप्लैंक्टन को भी खाती है, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम में उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है, तो आपका आंसर होगा स्मॉल फिश। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 किलो के फाइटोप्लैंक्टन है, उनपे 50 किलो की छोटी और 30 किलो की बड़ी। शेप तो वही दोबारा स्पिंडल आया। अब अगर दोबारा भी स्पिंडल शेप आ रहा है तो आप कहें कि सर दोबारा भी स्पिंडल ही आना था, तो फिर स्पिंडल पहले ही कह दिया था, अब दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे आपको यहाँ 2 बातें समझानी थी। पहली बात, 3 ट्रॉफिक लेवल के साथ अगर फूड चेन बनती है तो कैसी होगी, वो वाली बात। और दूसरी बात, स्मॉल फिश एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है, ये वाली बात। ये यहाँ और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, जल्दी आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में फैलो लैंड का मतलब बैरन लैंड से है बेटा, जो बिल्कुल बंजर है, जिसका कोई पिरामिड ही नहीं है। यहाँ स्प्रिंग से मतलब वाटरफॉल लेना, सीजन नहीं, सीजन नहीं। तो आपका आंसर तो स्पिंडल शेप दिख ही रहा है आपको, पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक। स्पैरो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आती है, वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन होगी बेटा, जिसमें सीड स्पैरो हो सकता है, ग्रास इंसेक्ट स्पैरो हो सकता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है बेटा, अभी आगे आ जाएगा। पॉन्ड इकोसिस्टम, स्प्रिंग सीजन नहीं है, मैंने बोल दिया आपसे, स्प्रिंग आप वाटरफॉल को लेना यहाँ पर। और फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये रहा पीपी, पीसी, एससी, और यहाँ पर क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं तो सीधा सीधा इन्वर्टेड पिरामिड आ जाएगा। पॉन्ड के अंदर इन्वर्टेड पिरामिड, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन सबसे कम, फिर जूप्लैंक्टन ज्यादा, फिर स्मॉल फिश ज्यादा। अब मेरा स्टेटमेंट आ रहा है, ध्यान से सुन लेंगे आप। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ओशियन बायोमास इन्वर्टेड, लेक बायोमास स्पिंडल, पॉन्ड बायोमास इन्वर्टेड। क्या मेरे तीनों बातें सही है? ओशन बायोमास इन्वर्टेड, लेक बायोमास स्पिंडल, पॉन्ड बायोमास इन्वर्टेड। अगर आपको ओशन, लेक और पॉन्ड नाम मेंशन ना करे, केवल एक्वेटिक लिखे, तो आप क्या करके आओगे? बोलो बोलो। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड।
pyramid of energy, always upright. आपने एक बात नोट करी बेटा, आपने देखा कि हमने जितनी भी फूड चेन चार्ल्स एल्टन के हिसाब से बनाई, सबकी शुरुआत प्रोड्यूसर से की, ग्रीन प्लांट से की है। और जिस फूड चेन की शुरुआत ग्रीन प्लांट से होती है, प्रोड्यूसर से होती है, क्या वहां पर डीकंपोजर्स आते हैं? नहीं आते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ डीकंपोजर्स नहीं है। यार एक और गलती समझ में आई चार्ल्स एल्टन की। चार्ल्स एल्टन ने डीकंपोजर को पिरामिड में नहीं रखा, जबकि वो तो इकोसिस्टम का एसेंशियल पार्ट है। चार्ल्स एल्टन ने डीकंपोजर को पिरामिड्स में नहीं रखा, जबकि वो तो एसेंशियल पार्ट है। कमी है उनकी, गलती है उनकी। तो दो गलतियां पता लग गई चार्ल्स एल्टन की। पहली गलती बताओ कौन सी थी? फूड चेन को लेके पिरामिड बनाए, जबकि नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, इन्होंने डीकंपोजर्स को नहीं लिया। यहाँ पर 10% लो एप्लीकेबल, बिना सोचे समझे, जब डीकंपोजर नहीं है। क्योंकि डीकंपोजर आते तो 10% लो अप्लाई नहीं होता, लेकिन डीकंपोजर नहीं है तो 10% लो अपने आप अप्लाई है, बिना सोचे समझे। तो हायर ट्रॉफिक लेवल पर जब 10% लो अप्लाई होता है, तो हायर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम कम कम, एंड एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट। ये सीक्वेंस समझ में आ रही है जो आपके सामने है? गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब तक जितने भी पिरामिड आपने पढ़े, एक बात कह दें तो क्या सही है कि मोस्ट ऑफ पिरामिड्स आर अपराइट? लेकिन दो जगह इन्वर्टेड आए थे बेटा। एक तो ट्री नंबर और एक एक्वाटिक बायोमास। आया था क्या? स्पिंडल शेप को यहां इंक्लूड मत करना, क्योंकि चार्ल्स एल्टन की बातें चल रही है। अब यहां पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल। एक 1 लाख ग्रास, 100 रैबिट, 10 भेड़िए, 1 लॉयन, सबसे ज्यादा बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल किसका? ग्रास। वेरी गुड। सबसे कम किसका? ये कैसे पता लगा लिया आपने कि ग्रास का सबसे ज्यादा बायोटिक पोटेंशियल है, लॉयन का सबसे कम है? कैसे पता लगाया? नंबर से। जिसका नंबर सबसे ज्यादा, उसका बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तभी तो कहा कि पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल। ठीक। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्शन। और पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट स्टैंडिंग क्रॉप। ये बात समझने वाली है। एक नई टर्म अब आपके सामने आ चुकी है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? किसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप? पिरामिड ऑफ बायोमास को स्टैंडिंग क्रॉप क्यों कहा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सभी बच्चे लिख रहे हैं अगले एपिसोड में। टू बी कंटिन्यूड। स्टे ट्यून्ड।
बहुत बढ़िया। अगला एपिसोड मतलब ऑफलाइन क्लास में होगा। इकोलॉजी 2.0, अच्छा बहुत बढ़िया, ऑफलाइन में। कौन से टेस्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं आप? माइक्रो कंज्यूमर्स तक पढ़ लेना, जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसके लिए तो, और जो 12 को है उसके लिए तो पूरा पढ़ना है जो अभी पढ़ रहे हैं। 5 को जो टेस्ट है उसके लिए तो माइक्रो कंज्यूमर तक ही पढ़ना है, क्योंकि बायोटेक कंपोनेंट ही तो लिखा है वहां पर। सिलेबस भी देखा करो रे यार कभी कभी। यहाँ जो पॉन्ड इकोसिस्टम आया था ना बायोमास में, पॉन्ड इकोसिस्टम, इसमें कुछ नहीं करना। फाइटोप्लैंक्टन सबसे कम है, जूप्लैंक्टन उससे ज्यादा, स्मॉल फिश उससे ज्यादा, तो इन्वर्टेड शेप आ गया बेटा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर लार्ज फिश मैंने नहीं लिखी क्योंकि पॉन्ड है, छोटा है। चलिए तो थैंक यू बेटा। डीकम्पोजर वाला क्या समझ में नहीं आया रे पुत्र? बेटा जो भी आपने चार्ल्स सेल्टन की फूड चेन बनाई, प्रोड्यूसर से शुरुआत की ना बेटा, और जहां शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है वहां डिकम्पोजर अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। ये हम पहले भी कह चुके हैं बेटा। बेटा विशिष्ट आप क्वेश्चन होमवर्क मतलब जो है मॉड्यूल के वो सॉल्व करते रहे हैं, आपको मिलेंगे वहां पर, खुद से क्वेश्चन मिल जाएंगे, दिक्कत वाली बात ही नहीं। और फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से ला के दूं, तो वो भी हम आगे जब ऑफलाइन में होंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा। लेग में इसलिए स्पिंडल शेप आया बेटा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल के साथ लार्ज है, स्मॉल के साथ लार्ज फिश है, लेकिन उतनी लार्ज नहीं जितनी शार्क है। इसलिए यहाँ स्मॉल से लार्ज का बायोमास कम हो जाता है। हाँ आएगा माइक्रो कंज्यूमर तक। फिर भी आज पिरामिड्स को आप घर पे पढ़िएगा एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। करवाएंगे जरूर, क्वेश्चन करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। टाइमिंग वगैरह सब आपको मैसेज में मिल जाएगा बेटा। चलिए बेटा थैंक यू।